Hello everybody, welcome to the channel Saral Seeko. I hope you all are doing absolutely great and fine. So आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है ना, उसका वो पढ़ने वाले हैं हम. तो उसका नाम है द पॉट मेकर. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है. आई होप आपने जो चैप्टर 1 है और उसके साथ साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर के जो पोम थी वो आपने देख ली होगी. अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि ये न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है. जो अभी न्यू एनसीईआरटी आई है उनमें से जो चैप्टर 2 है वो है ये. एंड सेकेंडली, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है अभी तो आप वीडियोस के थ्रू पढ़िए और जैसे ही आती है वैसे ही आप ले लीजिएगा. तो तब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास बुक है भी तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार बुक को रीड करेंगे जिससे आपकी क्लियरिटी या कॉन्सेप्ट कोई भी है वो सब क्लियर हो जाए. और सेकेंडली आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी. ठीक है, तो आप फटाफट से चैप्टर पढ़ते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे हम चैप्टर का बेसिक मीनिंग जब समझेंगे तो आप सबको पता है चैप्टर का नाम है द पॉट मेकर. और पॉट मेकर आप सबको जानते हैं, पॉटर जो होते हैं, जो द पर्सन हु मेक पॉट्स, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं पॉट मेकर. अब यहाँ पे एक वर्ड है वोकेशन. इसका मतलब पहले समझते हैं क्या होता है वोकेशन का मतलब. वोकेशन मीन्स अ पर्सन्स मेन जॉब, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, स्पेशली दैट one that they feel naturally suited for or strongly called to do. Basically vocation का मतलब क्या होता है. vocation एक ऐसा प्रोफेशन होता है. सबसे पहले तो वोकेशन का मतलब होता है एक प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जिसमें कोई इंसान मतलब उस इंसान को वो परफेक्टली सूट करे और वो उसकी स्ट्रांगली इच्छा हो कोई भी काम करने की. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी 9th क्लास में एंड इफ यू वांट टू बिकम टीचर, ठीक है, अगर आपको बड़े होके क्या बनना हो, टीचर बनना हो, अभी से ही आपका मन है डेट यू वांट टू बिकम टीचर, और आप बड़े होके जो भी टीचर के जो भी मतलब टीचर बनने का जो भी प्रोसेस होता है उसको गो थ्रू करके और टीचर बन भी जाते हैं, तो वो आपका वोकेशन कहलाएगा. बिकॉज वो आपका मतलब आपकी इच्छा भी थी टीचर बनने की और आप बन भी गए. अब आपका वो प्रोफेशन भी है और जो आप करना चाहते थे वो भी हो गया. तो ये क्या होता है, वोकेशन का मतलब ये होता है. तो वोकेशन एक टाइप का ऑक्यूपेशन होती है, एक ऐसी ऑक्यूपेशन जिसको सीखने के लिए आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी या मतलब आपको उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा. देन आपको वो नेचुरली सूट करनी चाहिए. ठीक है, सूटेड फॉर और स्ट्रांगली कॉल्ड टू डू. ठीक है, आपको वो नेचुरली भी सूट करनी चाहिए. मतलब आप फील करते हो कि आपको एज अ टीचर अच्छा लगेगा और आप पे वो सूट करेगा, तो वो होता है वोकेशन का मतलब. आई होप ये क्लियर हो गया हो. अच्छा, ये आप सबको पता होगा, हमने ऑब्वियस सी बात है, हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है अपना टेक्स्ट बुक का और एक पोम पढ़ लिया है, तो उससे आपको आइडिया होगा कि हमारे चैप्टर शुरू होने से पहले ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारा चैप्टर किस बेसिस पे होने वाला है, किस बारे में है. तो हम हर वीडियो में करते हैं, तो अब भी करेंगे. Look at the picture given below and identify the vocations. Now list at least 5 more vocations. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पिक्चर देखनी है, ये जो पिक्चर है वो, और उसके बेसिस पे हमें vocations लिखना है. बेसिकली हमें प्रोफेशन लिखना है कि पिक्चर देख के क्या प्रोफेशन या क्या ऑक्यूपेशन इंडिकेट होती है. तो ऑब्वियसली बात है, ये जो फीमेल है ये क्या बना रही है, बास्केट बना रही है बैम्बू से, तो इस प्रोफेशन का नाम हो गया बास्केट मेकर. सेकेंडली, ये पॉटर है मतलब जो पॉट्स बनाते हैं, तो इस प्रोफेशन का नाम हो गया पॉटर. ये क्या होता है, देखो, ये आपको अगर पिक्चर से क्लियर ना हो तो बेसिकली ये धागे होते हैं जिनसे हम कपड़े बनाते हैं. ठीक है, तो जो भी द पीपल हु मेक क्लोथ्स, मतलब धागों को जोड़ जोड़ के बुनाई कर करके जो कपड़े बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं वीवर. बेसिकली उस प्रोफेशन को या जो वो लोग कर रहे हैं उन लोगों को वीवर. एंड ये स्टिक्स से वुड से फर्नीचर बनाना और बहुत सारी चीजें बनाना, वुड का जो भी काम होता है उसे हम बोलते हैं कारपेंटर. ठीक है, तो ये तो हो गए जो इस पिक्चर में दिखाए गए थे प्रोफेशंस, उनके नाम. अब पहले तो आपको ये वीडियो देखने से पहले ही आपको मतलब अगर आपके पास बुक है तो आपको ये करके रखना चाहिए कि ये बहुत बेसिक है. सेकंड, इसमें बोला है कि आपको अपनी तरफ से 5 मोर वोकेशंस लिखने हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ लिख दिए हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए. अच्छा, क्या, जैसे कि फार्मर, टीचर, टेलर एंड डॉक्टर. ठीक है, अब आपका ये काम है कि
3 मोर वोकेशंस, आपको 3 मोर वोकेशंस इनके अलावा आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प के साथ आपको कमेंट करना है, मतलब यहाँ पे जो लिखे हैं इन सब के अलावा आपके दिमाग में कोई भी और 3 वोकेशंस आपको कमेंट करने हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आपको वोकेशन क्या होता है वो समझ आ गया। अब सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या था, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट। ओके, हमें ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स, ये जो पिक्चर हमने देखी थी ये इनमें कॉमन क्या था। तो पहली बात तो ये पिक्चर, आप पहली बात तो सोचो कि इन पिक्चर्स में कॉमन क्या था। तो सबसे पहली बात तो आप देख रहे होंगे कि ये सारा हैंडमेड वर्क है। सेकेंडली आप देख रहे होंगे कि देखो जो यहाँ लिखा है वो क्या लिखा है, ऑल द पीपल शोन आर डूइंग स्किल बेस्ड वर्क विद देयर हैंड्स। ठीक है, इस पिक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या कॉमन है इन पिक्चर में, कि जितने भी लोग इस पिक्चर में काम कर रहे हैं, पहली बात तो वो हैंडमेड काम है। ठीक है, सब लोग अपने हाथों का यूज करके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको मशीन यूज करता हुआ दिख रहा हो। सेकेंडली, ये सारा स्किल्ड बेस्ड वर्क होता है। क्या होता है, स्किल बेस्ड वर्क होता है, स्किल बेस्ड होता है ये। इसका मतलब क्या होता है, आपको अगर ये प्रोफेशन सीखना है, मतलब आपको अगर ये काम सीखना है तो आपको अगर आपको ये काम करना है तो आपको पहले इसकी बकायदा टीचिंग लेनी पड़ेगी, आपको इसे सीखना पड़ेगा। पूरा स्किल्स मतलब आप में वो होनी चाहिए। देखो, हर कोई बास्केट्स नहीं बना सकता बैम्बू से, और पॉटरिंग करना तो आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स होते हैं घूमने के, टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं जहां पे ये पॉटरिंग होती भी है। ठीक है, पर हर कोई नहीं कर पाता। देखो वो, क्योंकि उस क्ले को उस शेप में मोल्ड करना, उसके बाद ये जो व्हील होता है ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है, तो ये बहुत ही मतलब स्किल बेस्ड वर्क होता है। वीविंग भी हर कोई नहीं करता और कारपेंट्री भी हर कोई नहीं कर सकता। ये पहले हमें सीखना पड़ता है, देन हम इसको आगे कर सकते हैं। तो ये चारों पिक्चर्स में यही कॉमन था कि ये स्किल बेस्ड वर्क था और ये सब हैंडमेड वर्क था। सेकंड क्या था, वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क। जितना भी स्किल बेस्ड वर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इन्हें फिल करना था, तो उन्हें हम बोलते हैं वोकेशन। जितना भी स्किल बेस्ड वर्क होता है उसे हम वोकेशन बोलते हैं। ये वोकेशन की आप वो डेफिनेशन में आप स्किल बेस्ड भी अगर आएगा ना 1 मार्क में, तो आप स्किल्ड बेस्ड भी मेंशन करिएगा कि जितना भी वर्क होता है, जितना कोई भी प्रोफेशन अगर वो स्किल बेस्ड है तो हम उसे वोकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वोकेशन भरना था, तो वैसे तो नीचे करा हुआ, तो यहाँ आ जाएगा CATION। ठीक है, ये वोकेशन हो जाएगा। ओके, नाउ मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड। यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में हमने 2 ही पॉइंट्स सिर्फ लिखे हैं। आपको अपने दिमाग से कुछ 2 पॉइंट्स और सोचने हैं, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं। तो हैंडमेड और मशीन मेड में प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हैंडमेड और मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो इमेजिन करो कि हैंडमेड क्या हो सकता है। आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हैंडमेड हो सकती है। तो देखो, आपके घर में जो बैम्बू बास्केट्स हो सकती हैं वो हैंडमेड हो सकती हैं। जो विंटर्स में आप लोग स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, वो हैंडमेड हो सकते हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको बना के दिए हो, या आपकी मम्मी ने बनाए हो। ठीक है, सेकेंडली और क्या हैंडमेड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जो आप फर्नीचर यूज कर रहे हो वो हैंडमेड हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैंडमेड हो सकती हैं। मशीन बेस्ड प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मशीन बेस्ड प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर हो सकता है। और सेकेंडली जो बेडशीट्स होती हैं, यस, बेडशीट्स के जो प्रिंट होते हैं वो भी मशीन मेड हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें मशीन मेड हो सकती हैं। तो अब आपको प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब आपको उनमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो स्किल्स से बनाए जाते हैं। जो हमने हैंडमेड प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करा, जैसे कि हमने फर्नीचर का नाम लिया, तो देखो फर्नीचर हर कोई नहीं बना सकता। अगर वो उसको कारपेंटरी स्किल्स नहीं आती है तो हर कोई फर्नीचर नहीं बना सकता। तो क्या बोलते हैं, हैंडमेड चीजें बनाने के लिए हमें स्किल्स होनी चाहिए। हम सबको स्वेटर बुनना नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो एक स्किल है, वो एक आर्ट है। सेकेंडली, और वहीं पे अगर हम मशीन मेड की देखें कि जितने भी मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है मशीन से बनते हैं। मशीन को ऑपरेट कैसे करा जाएगा, और बस आप रॉ प्रोडक्ट्स डालो और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन के आता जाएगा। सेकेंड क्या डिफरेंस है,
सारा जो जितना भी आइटम होगा देखो स्लाइटली डिफरेंट होता है। अगर मान लो आपने फर्नीचर बनवाना है, किसी से कारपेंटर से आपने फर्नीचर बनवाना है, सॉरी हाँ, या फिर आप मान लो आपको 4 to 5 ऐसे पॉट्स बनवाने हैं, तो आपने पॉटर को बुलाया, उनको बोला कि आपको 4 to 5 पॉट्स बनवाने हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि चाहे आपने सिमिलर साइज दिया हो पॉट्स का, पर उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे ही, क्योंकि वो हैंड से बना हुआ है। उसमें मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो मैन मेड वर्क है, उसमें कुछ इधर उधर मतलब माइन्यूट डिफरेंसेस अगर हुए तो माइन्यूट भी सही, पर डिफरेंस होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, चाहे मेजरमेंट का डिफरेंस हो चाहे डिजाइन का डिफरेंस हो। अगर हम वहीं पर मशीन मेड प्रोडक्ट की बात करें तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, मशीन में बस हमें मेजरमेंट, साइज, कलर, डिजाइन सब एंटर करना होता है और हमारे पास प्रोडक्ट फाइनल निकल के आता रहता है। तो वो सब एक ही मोल्ड से बन के एक ही शेप से होते हुए गुजरते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट सेम होते हैं, उनमें मतलब मेजरमेंट का और किसी का भी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, द पॉट मेकर, है ना। हमने इसका बेसिक जो डिस्कशन था वो कर लिया, चैप्टर का मीनिंग समझ लिया, इंट्रोडक्शन हो गया, और ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर चुके हैं। अब ये चैप्टर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। इस चैप्टर का एक बेसिक वो दे देते हैं हम आपको कि ये चैप्टर ना आपको थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि आपको याद होगा कभी भी कोई ऐसा पॉइंट आता है आपकी लाइफ में जिसमें आप और आपके पेरेंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स या टॉपिक्स होते होंगे जिसमें आप और आपके पेरेंट्स सेम चीज पे अग्री नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ भी होगा या आगे हो सकता है, करियर वाइज या कोई भी मतलब छोटी से छोटी चीज लेके बड़ी से बड़ी चीज तक। तो वो देखते हैं इस कहानी में भी, मतलब इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ ever since Centilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother एंड ग्रैंड मदर। तो देखो यहाँ पे आपको पता चल गया एक कैरेक्टर जो कि है सेंटीला। सबसे पहले वो ये बोल रहे हैं कि सेंटीला जैसे ही मतलब इतनी बड़ी हो पाती कि वो अपनी मम्मी को हेल्प करती फील्ड्स और फॉरेस्ट में, उसने पहले से ही एक ड्रीम सोच के रखा था अपने दिमाग में, मतलब बचपन से ही उसने एक ड्रीम सोच के रखा था कि उसे भी क्या बनना है, एक पॉट मेकर बनना है। किसकी तरह? उसकी मदर और ग्रैंड मदर की तरह। इससे हमें पता चलता है कि उसकी मदर और ग्रैंड मदर जो होंगी वो भी क्या थी? पॉट मेकर थी। इससे हमें पता चलता है उसकी मदर और ग्रैंड मदर भी पॉट मेकर। अरेनला हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर। ठीक है, अरेनला उसकी मम्मी का सेकंड कैरेक्टर हमें पता चल गया। अरेनला जो उसकी मम्मी का नाम था, वो जो सेंटीला थी उसे क्या बनाना चाहती थी? एक वीवर बनाना चाहती थी। सेंटीला को क्या बनाना चाहती थी? एक वीवर बनाना चाहती थी। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, सेंटीला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल्स। क्या हुआ? कुछ दिनों पे she managed to stay at home while her parents went to the fields. she, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंटीला की बात कर रहे हैं। वो क्या करती थी कि वो किसी भी तरीके से वो ट्राई करती थी कि वो घर पे रहे और उसके पेरेंट्स जो है वो फील्ड्स पे चले जाते थे। तो सेंटीला ने क्या करा, जो स्किल्ड पॉटर्स होते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट पॉटर्स होते हैं, उन्हें अप्रोच करा, यानी कि उनसे बात करने की कोशिश करी कि वो कैसे भी उसे वो स्किल सिखा दे। क्या? पॉटरी की। ठीक है, पॉट्स बनाना सिखा दे। They were at first assumed by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स थे जिनके पास सेंटीला गई थी पॉटरिंग सीखने, क्या हुआ? वो पहले तो शॉक्ड हो गए। दे वर फर्स्ट अब्यूज्ड, कि वो शॉक्ड हो गए कि ये लड़की छोटी सी इतनी सी बच्ची हमें इतना इंसिस्ट कर रही है कि हमें भी वो पॉटरी करना सिखाओ, हमें भी पॉट बनाना सिखाओ। फिर उन्होंने क्या सोचा कि धीरे धीरे देखना, अभी बच्ची है इसलिए उसका पैशन है, धीरे धीरे ये भूल जाएगी। तो आउटग्रो यहाँ पे वर्ड आया। आउटग्रो का मतलब होता है टू लूज द इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर। क्या होता है?
अभी बचपन में मान लो आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको स्केटिंग करना अच्छा लगता होगा, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता होगा। एज द टाइम पास, मतलब धीरे धीरे जैसे ही आप बड़े होते जाएंगे, आपको एकदम से रियलाइज होगा अरे मैंने तो बहुत दिनों से ड्राइंग की ही नहीं, पेंटिंग की ही नहीं। इसका मतलब क्या है, आपने धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लूज कर दिया। तो जब वो सेंटीला एक्सपर्ट्स के पास गई जो पॉटरिंग करना सिखाते उसे, उन्होंने भी यही सोचा कि अभी ये बच्ची है इसलिए सीखना चाहती है, इसका पैशन है, अभी चाइल्डिश पैशन है, धीरे धीरे जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो ये भूल जाएगी। ठीक है। Sentilla did not disclose her fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. तो सेंटीला ने अभी तक उसका जो फैसिनेशन था, फैसिनेशन मतलब उसको वो बहुत चीज आकर्षक लगती थी, मतलब वो मतलब उसको अट्रैक्ट करती थी, उसको इतना इंटरेस्ट था उस चीज में, किसमें, पॉटरिंग करने में। तो उसने अभी तक अपना वो इंटरेस्ट, उस लेवल का इंटरेस्ट अभी तक अपने पेरेंट्स के या फैमिली के सामने डिस्क्लोज नहीं करा, या अभी तक उसे उन्हें नहीं बताया। क्योंकि अब उसने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी, उसने एक बार उसके पेरेंट्स को एक कॉन्वर्जेशन करते हुए सुना था। क्या कॉन्वर्जेशन थी वो? हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटीलाज इनडिफरेंस टू वीविंग। उसकी मम्मी ना कंप्लेन कर रही थी सेंटीला की। ठीक है, क्या कंप्लेन कर रही थी? इनडिफरेंस टू वीविंग। इनडिफरेंस का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग। और तो उसकी हमने बात करी, उसकी जो सेंटीला की मम्मी थी वो शिकायत कर रही थी कि सेंटीला को तो वीविंग में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। She said, I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me and only a pittance for my troubles. जो सेंटीला की मम्मी थी उन्होंने क्या बोला, मैं उसको कभी भी पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि पॉट मेकिंग में बिल्कुल कोई भी जॉय नहीं है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है। टू मी एंड ओनली अ पिटेंस, यानी कि पिटेंस क्या मतलब क्या होता है? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम। मतलब वो उसकी मम्मी, सेंटीला की मम्मी उसे पॉट मेकिंग कभी भी सिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि पॉट मेकिंग से बिल्कुल खुशी भी नहीं मिलती है और थोड़ी बहुत अमाउंट में पैसे मिलते हैं, मतलब ज्यादा इनकम भी नहीं है। पिटेंस यानी कि स्मॉल अमाउंट में किसी भी चीज के लिए हमें पैसे मिले। अब देखो, ये अभी तक हमने इतना पढ़ा, एक बार से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर देखे, एक सेंटीला और एक अरेनला, जो कि उसकी मम्मी है सेंटीला की। तो जो सेंटीला है वो क्या बनना चाहती है? वो पॉट मेकिंग करना चाहती है। और अरेनला जो कि एक पॉटर है, पर वो सेंटीला को क्या बनाना चाहती है? वीवर बनाना चाहती है, क्योंकि अरेनला को लगता है कि पॉट मेकिंग में बिल्कुल भी खुशी नहीं है और पिटेंस है, यानी कि पैसे भी कम मिलते हैं। पर सेंटीला को, क्योंकि सेंटीला को इस काम में इतना फैसिनेशन है, सॉरी पॉट मेकिंग के काम को, वो काम इतना फैसिनेट करता है उसे कि उसे तो वही करना है, उसने तो वो ड्रीम ही सोच के रखा था अपना। तो जब वो ये डिस्कशन सुनती है ना अपनी मम्मी का कि उसकी मम्मी उसे वीवर बनाना चाहती हैं, उसकी मम्मी की पॉट मेकिंग को लेकर ये सोचा, इसलिए वो बताती नहीं है कि मुझे तो पॉट मेकिंग ही करनी है। द रिवर बैंक वर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग। अब देखो, वो पूरा प्रोसेस बताती हैं कि पॉट मेकिंग कितना डिफिकल्ट है, कितनी ट्रबल्स से भरा हुआ है। एक रिवर बैंक जहां पे ग्रे और रेड क्ले मिलती है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड। ठीक है, वो क्ले लानी होती है, तब जाके पॉट्स बनते हैं, जो कि वो रिवर बैंक 16 किलोमीटर्स है यहाँ से। उसके बाद वो बताती हैं, आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ शेयर ड्रॉप टू द रिवर बैंक एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड्स अप हिल ऑल द वे टू द विलेज। वो क्या बोलती है कि पहले उन्हें एक बहुत बड़ा पहाड़ या स्टीप कुछ चढ़ना पड़ता है, उसके बाद वो वहां से वो लेके आती हैं क्ले, उसके बाद वो इतना हैवी लोड लेके जाती हैं विलेज में। ठीक है, uphill all the way to the village, pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it. Pounding यानी repeated beating। देखो, जो क्ले होती है ना, जो जिससे पॉट्स बनते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइट होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। मतलब एट द टाइम वो सॉफ्ट होती है, पर हमें उसे धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस मूवमेंट देनी पड़ती है, नहीं तो वो जम जाती है। तो क्या होता है, मतलब रिपीटेड बीटिंग यानी कि हमें उसे पीटना पड़ता है अच्छे से, किसी भी डंडे से या किसी से भी। स्टबर्न क्ले यानी कि वो इतनी टाइट होती है, जिद्दी, मतलब स्टबर्न यानी कि वो इतनी टाइट होती है कि जैसे हम चाहे ना वैसे वो बनती ही नहीं है, तो उसे कॉन्टिन्यूस बीट करना पड़ता है ताकि वो किसके अंदर, बैम्बू सिलेंडर्स के अंदर उसे बीट करना पड़ता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। बताया हमने, क्योंकि जो क्ले होती है बहुत हार्ड होती है।
सॉफ्ट हो जाए इसलिए उसे कॉन्टिन्यूसली पाउंडिंग करनी पड़ती है, उसे रिपीटेड बीटिंग करनी पड़ती है। टू सॉफ्टन इट इज ऑल्सो टीडियस। टीडियस यानी कि बहुत टायरिंग होता है कि पहले तो वो क्ले लेके आओ, उसके बाद उस क्ले को बैम्बो सिलेंडर में रखो, उसके बाद उसकी रिपीटेड बीटिंग करो, तब जाके वो थोड़ी बहुत सॉफ्ट होती है। और ये पूरा प्रोसेस इतना टायरिंग होता है। ऑब्वियसली बात है ये टायरिंग है, 16 किलोमीटर चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, फिर हैवी क्ले लाना, उसके बाद उसे पीटना, मतलब ऑब्वियस बात है ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द माउल्ड आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। कभी कभी तो क्या होता था, वो मोल्ड पूरा पूरा लेके आ रही हैं, ठीक है, और फिर एकदम से मतलब भारी भरकम वो लेके आ रही है, एकदम एग्जॉस्ट होके उनके हाथ से वो गिर गया तो उन्हें वो वापस करना पड़ता था काम। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट आफ्टर सो मच लेबर। मतलब बहुत सारे महीने लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। किसके लिए? मतलब एक बैच ऑफ पॉट्स यानी कि कुछ थोड़े बहुत, दो मतलब 5 6 7, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, मतलब थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ पॉट्स निकालने में भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क और बहुत ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड होता है। एंड द रिवॉर्ड, और इन सब के बदले रिवॉर्ड क्या होता है? कुछ थोड़े से पैसे। बट इफ सेंटीला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। ये सब देखो पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? उसकी मदर का है ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो वो बताती है कि इसमें कितना हार्डवर्क है, अब वो क्या कहती है, पर अगर सेंटीला वीविंग करना सीख जाएगी ना तो उसकी जो तो पहली बात तो वो पैसे तो कमाएगी, दूसरी बात वो फैमिली को क्लोथ्स भी प्रोवाइड करवा पाएगी। सेंटीला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी, इनफ मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग, ठीक है, फैमिली को क्लोथ्स प्रोवाइड करने के अलावा उसे पैसे भी कमाने को मिलेंगे। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव किसका है? उसकी मम्मी का है कि वो नहीं चाहती बिल्कुल भी कि सेंटीला पॉट मेकिंग करे। Weaving is not messy like pot making and can be done in indoors in all seasons। देखो weaving ऑब्वियसली बात है कि weaving मैसी नहीं होता है। मैसी यानी कि सब फैला फैला या उसमें कोई भी ऐसी कुछ गंदगी नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियस पॉट मेकिंग में क्या होता है, क्ले का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है और वो थोड़ा मैसी प्रोसेस है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मैसी प्रोसेस होता है। सेकेंडली तो वीविंग और पॉटिंग में देखो वो बता रही है कि वीविंग अच्छा क्यों है उनके पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले तो वो मैसी प्रोसेस नहीं है, और सेकेंडली उसको हम इंडोर्स में कर सकते हैं, और थर्डली वो और बहुत सारे कोई भी सीजन्स में करा जा सकता है। पॉट मेकिंग में क्या होता है, जैसे पॉट्स को हमें बहुत ज्यादा धूप दिखानी होती है सुखाने के लिए, ठीक है, पर बारिश के टाइम पे हम पॉट मेकिंग नहीं कर सकते। ऑब्वियसली पता है आउटडोर्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश से वो जो क्ले होती है वो वापस से बह जाएगी तो कोई भी शेप नहीं बन पाएगा प्रॉपर। पर वीविंग में ऐसा कुछ नहीं होता, मैसी प्रोसेस नहीं है, अपना इंडोर में करो आउटडोर में करो, सीजन इंडिपेंडेंट है वो, कोई सीजन उसे कोई अफेक्ट नहीं करता। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस देन द रिटर्न इन हैंडसम, ठीक है, एंड द रिटर्न इन हैंडसम। वो क्या बोल रही है, एक शॉल बनाने में बहुत कम टाइम भी लगता है और उसके बदले हमें बहुत अच्छा खासा प्राइस भी मिल जाता है। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। हैंडसम यानी कि मतलब हैंडसम वो वाला हैंडसम नहीं है जिसका हम कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं कोई मेल को, ये वो हैंडसम है कि हमें थोड़ा अच्छा अमाउंट मिल जाता है इनकम का। तो वो यही बोल रही है कि शॉल बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और अमाउंट भी हमें अच्छा खासा मिल जाता है, इसलिए वो चाहती है कि सेंटीला क्या करे, पॉट मेकिंग। अब देखो अब सेंटीला की पर्सपेक्टिव समझते हैं हम। सेंटीला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क, ठीक है। सेंटीला जाती रही पॉट मेकिंग सीखने, वो जो एक्सपर्ट पॉटर्स थे उनके पास। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद द वाटर एंड पाउंडेड, हाउ केयरफुली दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू द लंप ऑफ द softened clay, and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with the spatula held in the right hand। देखो क्या होता है, अब हमारे पास यहाँ पे ना सेम काम करने के दो पर्सपेक्टिव आ गए। वही सेम प्रोसेस सेंटीला की मदर के पर्सपेक्टिव से कितना हार्ड वर्किंग, कितना टीडियस है,
और वही सेम प्रोसेस जब सेंटिला ऑब्जर्व करती है उसको कितना फैसिनेटिंग और कितना अट्रैक्टिव लगता है। तो सेंटिला सेम प्रोसेस बता रही है कि कैसे ये सारे लोग कितने केयरफुली, पहली बात तो वो क्ले लाते हैं, उसको फिर अपने लेफ्ट हैंड को उसमें लंप करते हैं यानी कि अंदर डालते हैं, और फिर धीरे धीरे मतलब हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लंप। ठीक है, फिर धीरे धीरे कैसे वो उस लंप को रोटेट करते हैं, बेसिकली डेफ्टली यानी कि स्किलफुली, ये जैसे रोटेट होता है ना, तो वो बता रही हैं कि कैसे वो उसे धीरे धीरे रोटेट करते हैं और कैसे वो क्ले फिर एक शेप में आने लगती है विद द स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड। फिर उनके पास एक स्पैचुला होता है जिससे वो मतलब सेट करते रहते हैं। कभी भी आप लोग है ना वीडियोज में देखना, या आपने कभी लाइव पॉट मेकिंग होते हुए देखा हो ना, तो देखना ये तो 100% श्योर है वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि वो एक क्ले का एक मतलब बंच ऑफ क्ले होता है। ठीक है, समझ लो। उसके बाद जैसे ही वो मशीन रोटेट होने लगती है, वो जो पॉटर्स होते हैं वो उसे स्किलफुली डेफ्टली ऐसे मोल्ड करते हैं ना कि वो मतलब पता ही नहीं चलता कि कब अचानक से वाओ इसने इतनी अच्छी शेप ले ली। तो बहुत अट्रैक्टिव तो होता है वो देखने में। तो वो स्पैचुला से मतलब लेफ्ट हैंड से तो वो बनाते रहते हैं, शेप बनाते रहते हैं, और राइट हैंड से स्पैचुला से मतलब गिविंग द शेप टू द क्ले विद द स्पैचुला हेल्ड इन राइट हैंड। राइट हैंड में जो स्पैचुला होता है उससे वो शेप देते रहते हैं। स्पैचुला का मतलब आपको पता है ना, एक टूल जो पॉटर यूज करते हैं जिससे शेप आती है। द रेगुलर tap of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes। देखो क्या होता है कि वो स्पैचुला जब वो उस पे पड़ता होगा ना, क्ले पे वो शेप बनाते हैं, तो स्पैचुला जब क्ले पे पड़ता होगा तो उसकी आवाज आती होगी। वो आवाज भी उसे फैसिनेट कर रही है, मतलब वो उसको एक म्यूजिक का नाम दे रही है। सेकेंडली वो उसको ये फैसिनेशन इसलिए और होता है कि कैसे वो एक शेपलेस लंप को देखती है, यानी कि एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, बंच होता है, मतलब क्ले का जो पूरा बंच होता है या कुछ पीसेस ऑफ क्ले होता है, उसे वो मतलब वो कैसे ऐसे अगली वे में रखा होता है, और कैसे स्किलफुली जो लोग होते हैं वो इस बंच को, इस लंप को एक पॉटर या पॉट में बदल देते हैं। ये कितना गंदा पॉट बना है, सोचो, ये तो पेंसिल से नहीं बन रहा, वो लोग क्ले से बना देते हैं। After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency। ठीक है, फिर 2 या 3 दिन बाद जब पॉट सूख जाते हैं अच्छे से, उसमें क्ले जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, फिर उसे फाइनल टच दिया जाता है ताकि जो रिक्वायर्ड शेप है, मतलब जो चाहिए शेप जैसी, वो आ जाए। एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, और जितना हमने मतलब कंसिस्टेंटली जितना उस पर काम करा है वो सारा टेस्ट होता है उसी दिन जब फाइनल टचअप होता है उसका। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड। ठीक है, तभी उसी टाइम पे फिर उन पॉट्स को निकाला जाता है और सन में धूप लगवाई जाती है, उसके बाद लोड करा जाता है। लोडेड ऑन टू अ क्लिन in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same material। क्या होता है, फिर जब वो सूख जाता है ना, उसके बाद उसको लोड कर जाता है क्लिन में। क्लिन इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे ड्राइड एंड बैम्बू। ठीक है, एक यूनिफॉर्म क्लीन इन यूनिफॉर्म पैटर्न, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में बेड ऑफ हे, ये हे यानी, और ड्राइड बैम्बू लीव यानी कि मतलब वो ना जो सूखा कचरा होता है, मतलब सूखी जो घास होती है उसे हम हे बोलते हैं, वो ड्राइड बैम्बू लीव पे ऐसे बिछा दिए जाते हैं। एंड कवर्ड विद अनदर लेवल ऑफ द सेम मटेरियल, और फिर सेम मटेरियल से मतलब उसको ऊपर से भी ढक दिया जाता है और नीचे से भी ढक दिया जाता है। फिर क्लिन, देन द क्लिन वुड बी फायर्ड। देखो क्लिन क्या होता है यहाँ पे, क्लिन का मतलब है जहां पे वो होते हैं जो पॉट्स होते हैं ना वो सूखते हैं बेसिकली, तो वो उसे हम बोलते हैं क्लिन। तो क्लिन के पहले, क्लिन में डालने से पहले उसे ऊपर से वो बैम्बू, नीचे बैम्बू रखते हैं, फिर वो पॉट रखते हैं, फिर ऊपर से भी वही लेयर लगाते हैं, और फिर वो क्लिन में डाल दिया जाता है, और फिर क्लिन को फायर कर दिया जाता है, यानी कि उसे हीट प्रोवाइड कराई जाती है। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग, फॉर अंडर फायरिंग वुड रुइन द एंटायर बैच। देखो क्या होता है, फिर एक इंसान को
हैड टू टेंड, यानी कि एक इंसान को ध्यान रखना होता है किसका, फायरिंग का। अगर ज्यादा फायरिंग हो गई तो भी दिक्कत है, कम फायरिंग हो गई तो भी दिक्कत है। फायरिंग और अंडर फायरिंग, अगर कम फायरिंग हुई तो वो अच्छे से स्ट्रांग नहीं होंगे, और पूरा का पूरा जो एंटायर बैच है, यानी कि जितने भी वो पॉट्स बने हैं वो सब खराब हो जाएंगे। एरेनला हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट अबाउट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। Arenla heard of her daughter's visits but pretended to be ignorant of them। ठीक है, अरेनला ने उसकी जो विजिट थी, किसकी विजिट, क्या उसकी जो डॉटर थी सेंटीला, उसकी विजिट जो के उसे पता चल गया कि वो पॉटर्स, जो एक्सपर्ट पॉटर्स हैं उनके पास जाती है वो सब सीखने, पर उसने मतलब ऐसा प्रिटेंड करा कि वो उसे इग्नोर कर रही है। बाय लेट आफ्टरनून सेंटीला हैड टू रिटर्न होम क्विकली सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड शी वुड बी देयर। ठीक है, एक टाइम की बात है कि बहुत थोड़ी सी दोपहर के लेट मतलब शाम तक उसको जल्दी से वापस आना था घर पे, क्योंकि इसकी मम्मी फील्ड से आने वाली थी। ग्रेजुअली सेंटीलाज विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। धीरे धीरे ना विलेज में वो गॉसिप बन गई कि वो अरे सेंटीला वहां पे सीखने जाती है, तो वो एक गॉसिप का टॉपिक बन गया। पीपल वंडर्ड वाई अरेनला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। मतलब लोग सोचने लगे कि यार जब उसको उसकी डॉटर को इंटरेस्ट है, वो विजिट पे जाती है, वो उसको फैसिनेटिंग लगता है, तो अरेनला क्यों नहीं सिखाना चाहती है ये स्किल। दे वर वरीड दैट इफ ऑल द पॉट मेकर्स फॉलोड सूट देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस। फिर विलेज वालों को क्या लगता है कि उन्हें क्या चिंता होती है, फॉलोड सूट का मतलब देख लो पहले, डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैज जस्ट डन। वो ये सोचते हैं कि अगर सब लोगों ने यही सोचा, सारे पॉट मेकर्स अरेनला की तरह सोचने लगे कि हम अपनी बेटी को नहीं करवाएंगे क्योंकि ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, टीडियस टास्क है, ऐसा ऐसा, तो फिर कोई भी एक्सपर्ट पॉटर बचेगा ही नहीं। वन डे सेंटीलाज फादर मेसोबा was summoned by the village council and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter। अब देखो एक दिन क्या हुआ, मेसोबा जो सेंटीला के पापा हैं उन्हें बुलाया गया। देखो समन क्या होता है, बुलाना एक अलग बात होती है, पर समन जब भी लीगली हमें बुलाया जाता है, जैसे कि समन अगर अभी बोल दिया जाए तो मतलब कोर्ट से अगर कोई आदेश आए, बेसिकली कोर्ट से जो बुलावा आता है या विलेज काउंसिल या लीगली किसी प्रोसेस के लिए हमें बुलाया जाता है, उसे हम बोलते हैं समन। तो ऐसे ही विलेज काउंसिल ने सेंटीला के जो फादर है मेसोबा उन्हें बुलाया। क्यों बुलाया, वो जानना चाहते थे कि मुझे विलेज काउंसिल वाले जानना चाहते थे कि क्यों अरेनला मना कर रही है सेंटीला को वो स्किल सिखाने के लिए, क्यों अरेनला वो स्किल पास ऑन नहीं करना चाहती नेक्स्ट जनरेशन में। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, अरेनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग, इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस। क्या बोला उनके पापा ने, सेंटीला के पापा ने ये बोला कि अरेनला ने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि वो पॉट मेकिंग अपनी बेटी को नहीं सिखाएंगे। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि बीमारी के बाद या इलनेस के बाद उनकी बेटी थोड़ी सी स्ट्रांग और केपेबल हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, हर पेरेंट्स ऐसे ही चाहेंगे कि उनकी बेटी स्ट्रांग हो, केपेबल हो, तो इसलिए वो मतलब उनको ऐसा कोई पॉट मतलब जो पॉट मेकिंग था वो सिखाने से कोई दिक्कत नहीं थी, वो सिखाना तो चाहते थे। Never, she will not teach our daughter pot making, it is only that we wanted her to grow stronger after her illness। ठीक है, वो चाहते थे कि मतलब वो स्ट्रांग हो जाए। You will soon see Centilla making the best pots in the village। अब देखना, वो कह रहे हैं उसके पापा कि देखना आप देखोगे कि सेंटीला विलेज के सबसे बेस्ट पॉट्स बनाती है। आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबाज एक्सप्लेनेशन द एल्डर डिसाइडेड टू लेट हिम गो, cautioning him to remind Arenla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। मेसोबा की जो एक्सप्लेनेशन थी वो सुन के जो एल्डर्स थे उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है तुम वो करो, पर हम बस तुम्हें एक कॉशनिंग यानी कि बस एक तुम्हें चेतावनी सी दे रहे हैं कि हमेशा याद रखना अरेनला को उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को वो स्किल सिखाए जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग विल नॉट ओनली
catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people did, ठीक है, तो वो क्या, did not belong to any individual, क्या बोलते हैं वो, उन्होंने ये भी बोला कि ऐसी जो स्किल्स होती हैं पॉट मेकिंग, बास्केट मेकिंग, ये सिर्फ हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए नहीं होती कि हमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, ये सिंबलाइज करती हैं हमारा पूरा ट्रेडिशन और हिस्ट्री। और अगर कोई पॉट मेकिंग, सिर्फ पॉट मेकिंग एक इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, वो पूरी जो वहाँ का ग्रुप है, जो पूरा का पूरा जो विलेज होता है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग पॉट मेकिंग करते हैं, तो उस पूरे को सिंबलाइज करता है एक जने की स्किल्स भी। तो वो ये ध्यान रखने के लिए बोल रहे थे कि पॉट मेकिंग एक सिंबल है ट्रेडिशन और जो हिस्ट्री चली आ रही है लोगों की, कि जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। And experts were obliged to pass on their skills not only to their children, to their own children, but also to anyone who wish to learn, ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट हमेशा बहुत खुश होते हैं, obliged यानी कि बहुत अपने आप को इतना केपेबल इनफ मानते हैं, इतना मतलब अपने आप को खुश मानते हैं कि वो सिर्फ वो जो स्किल है वो अपने ही बच्चों को आगे नहीं सिखाना चाहते, उन सब बच्चों को या उन हर जनरेशन को सिखाना चाहते हैं जो ये स्किल सीखना चाहते हैं जो लोग। मैसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अरिनला। मैसोबा अब घर जाते हैं उसके पापा और उसकी मम्मी से ये मैटर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये था अभी तक यहाँ पे जो था वो पार्ट 1 था, ठीक है। एक बार हम इसका ये देख लेते हैं। डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी, बताना, ठीक है। इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट। वुड सेंटीला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम, ठीक है। डू यू थिंक मैसोबा अरिनला वुड सपोर्ट सेंटीला। ये तीनों देखो ये क्वेश्चंस हैं, इन तीनों के आंसर हमें इस पार्ट 2 में मिलने वाले हैं, पर अभी तक क्योंकि हमने पार्ट 2 नहीं पढ़ा है, तो आप एक बार खुद से सोचना कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, फिर हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो देखो अभी हमने इतना पढ़ लिया कि कैसे कैसे सेंटीला सीखती है और उसकी मम्मी उतना ही उसके अगेंस्ट होती हैं। उसकी मम्मी ने ये मना नहीं करा कि तुम मत सीखो, पर उसकी मम्मी नहीं चाहती है कि वो सीखे, क्योंकि वो भी चाहती हैं, उसकी मम्मी भी उसकी भलाई के लिए ही सोच रही हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है कि वो उसकी मम्मी अलाउ करती हैं या नहीं करती हैं, क्या होता है कि वो अपने आप को अपना पैशन फॉलो कर पाती है या नहीं। तो अभी तक के लिए तो हम पार्ट 1 ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द पॉट मेकिंग। जो ये चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप अब वो बहुत जल्दी ही हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे इसका। जो भी आपको इसमें हार्ड वर्ड लगते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो प्लीज आप है ना एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज आपको, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, क्योंकि वी आर हेयर फॉर यू ऑलवेज। और अभी के लिए तो इतना ही। सेकेंडली जो हमने पीछे भी जितना भी कमेंट में क्वेश्चन आंसर्स मांगे, जितने भी क्वेश्चंस के, वो भी आप कमेंट में रिप्लाई कर दीजिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी रियली नीड इट, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को। सेकेंडली आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 9th क्लास का बहुत ही अमेजिंग कंटेंट हम लोग लाने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी नई एनसीईआरटी की बुक्स आई हैं। तो जब बुक्स नहीं आई हैं तो आपको अभी ये एक्साइटमेंट नहीं रखनी, ये आपको थ्रू आउट द ईयर लेके चलना है इस एक्साइटमेंट को, ठीक है। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।